हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ अकेडमी। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं पार सीरीज। और इसी पार सीरीज के माध्यम से हम लोगों ने यूट्यूब पर पहली बार संपूर्ण रेलवे के जीके जीएस को पढ़ने का प्रयास किया है। वही श्रेणी में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 1 से लगाकर इसी पार सीरीज में प्रैक्टिस सेट यहां पर 13 तक पूर्ण रूप से यहां पर पढ़ा चुका हूं। यदि आप लोगों ने क्लासेस नहीं पढ़ी है तो चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी गई, वहां पर जाकर आप इन सभी क्लासों को पढ़ सकते हैं। और यदि आप लोग यही YouTube चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिएगा बिगर किसी देरी से बढ़ेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और जो आज की क्लास का पहला प्रश्न आप लोगों को जो यहां पर जो देखने को मिल रहा है, देखिएगा पहला प्रश्न यहां पर है। और याद करिएगा जिस CBT 1 और CBT 2 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो CBT 1 जो होगा या आपके रेलवे में या आप सभी का एनटीपीसी का हमारा टारगेट होना चाहिए, जब 40 मार्क्स का उसके अंदर जीके आएगा हमारा टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 35 नंबर तक हम लोग पहुंच पाए। और या फिर आप लोगों का CBT 2 हमें देखने को मिलेगा, इसमें 42 नंबर हमारा इस बार टारगेट होगा। मेरी बात आप याद रखिएगा, CBT 2 में यदि आप लोगों को 40 से ज्यादा नंबर आते हैं जीएस में, तभी ये सोचिएगा कि शायद आप सभी का या आपका एनटीपीसी में सिलेक्शन होने की संभावनाएं आप लोगों की बढ़ जाती हैं। ठीक है, चलिएगा पहला प्रश्न आप लोगों को जो यहां पर दे के रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। राज्यसभा के बारे में आप सभी से पूछा है और आप लोगों से पूछा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो दे के रखा है कि राज्यसभा में भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा नामित 12 सदस्य होते हैं। क्या जो राज्यसभा हमारे भारत में हमें एक संसद का एक सदन देखने को मिलेगा, क्या उसमें आपके उपराष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों की क्या नियुक्ति की जाती है? बल्कि गलत। हम लोग जानते हैं कि हमारी ही राज्यसभा में उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा 12 व्यक्तियों की क्या की जाती है, नियुक्ति हमें देखने को मिलेगी। और वहीं पर तो यहां पर ये फर्स्ट वाला ही गलत हो जाएगा, हम लोगों को देखने को मिलेगा। सेकंड ऑप्शन है ये इसके लिए 1/3 सदस्य हर वर्ष तीसरे साल सेवा ये निवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य रिटायर होंगे, लेकिन प्रत्येक ये हमें 2 वर्षों में यहां पर देखने को मिलेंगे, बल्कि यहां पर 3 वर्ष में सेवा निवृत्ति की बात कही है। राज्यसभा में जो बल्कि भारतीय संविधान में यह प्रक्रिया है कि जब हम लोग देखेंगे भारतीय संसद को, वहां पर राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन देखने को मिलेगा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन यह हमें जनसंख्या के आधार पर देखने को मिलेगा। यानी जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उस राज्य को यानी उतनी ही राज्यसभा की सीटें दी जाएगी। अब यहाँ पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं हर 2 वर्षों में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में मुझे 2 वर्ष लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने 3 वर्ष लिख दिया है, तो यह यहाँ भी गलत होगा। राज्यसभा विघटन के अंदर नहीं है, बिल्कुल राज्यसभा का कभी हमें विघटन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि राज्यसभा आप लोगों का आप सभी जानेंगे कि आप सभी का उच्च सदन हमें देखने को मिलेगा, तो राज्यसभा का कभी विघटन हम लोगों को यहां पर देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद जो दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4 दे के रखा है कि आपके उपराष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, या आपके उपराष्ट्रपति का चुनाव यहां पर राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल यहां पर सही देखने को मिलेगा। तो कौन कौन सा राज्यसभा का प्रावधान भारतीय संविधान में आप सभी जानेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल क्रमांक 79 की, जिसमें हमें संसद का प्रावधान देखने को मिलेगा, और वहीं पर उसी आर्टिकल या आपके 80 में हमें यहाँ पर राज्यसभा देखने को मिलेगी। राज्यसभा हमें देखने को मिलेगी। तो आपके वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा 12 सदस्यों की नियुक्ति नहीं होती है, बल्कि राष्ट्रपति जो श्री महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों की नियुक्ति देखने को मिलेंगे। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 वर्ष जो दिया था, तो ये भी पूरी तरीके से यहाँ पर गलत होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। चलिएगा, यही रहा हमारे सवाल का राइट आंसर, यानी ये भी गलत होगा। अब हमसे पूछा है कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही देखने को मिलेगा। अब देखिएगा ये हमें 3rd वाला और 4th वाला बिल्कुल यहाँ पे सही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी को यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ND या आपका MA के अध्यक्ष कौन होते हैं। यानी आप लोगों को ये बताना है सेकंड
ये प्रश्न में यहाँ पर देखिएगा हम लोगों से पूछा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे या कौन होते हैं। चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा ये सलाहकार, भारत के प्रधानमंत्री, डीआरडीओ के प्रमुख या भारत के गृह मंत्री देखने को मिलेंगे। कौन यहाँ पर? राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण हमें देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण देखने को मिलेगा। तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के जो हमें यहाँ के अध्यक्ष कौन देखने को मिलेंगे, तो जवाब होगा कि हमें प्रधानमंत्री कौन देखने को मिलेंगे, यानी जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके हमें अध्यक्ष देखने को मिलेंगे। यदि सवाल पूछ लेगा भारत में राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण की यहाँ पर स्थापना कब होती है, ये वाले विभाग की स्थापना कब देखने को मिली, तो 2005 में हमें इसकी स्थापना यहाँ पर देखने को मिलती है। और वहीं पर जब भारत में डीआरडीओ के प्रमुख, आप सभी जानेंगे कि यही डीआरडीओ की स्थापना कब देखने को मिलेगी, तो डीआरडीओ की स्थापना हमें 1958 में देखने को मिलेगी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलेगा, तो इसका हेडक्वार्टर हमें दिल्ली शहर में यहां पर देखने को मिलेगा। भारत के गृह मंत्री कौन है, तो श्रीमान अमित शाह भारत के हमें गृह मंत्री यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो मेरा आप लोगों से सवाल यह है कि वर्तमान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमें कौन देखने को मिलेंगे, तो जवाब होगा अजित डोभाल। जो डोभाल सर है हमें वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय ये सुरक्षा सलाहकार यहां पर देखने को मिलेंगे। और यदि सवाल पूछ लेगा कि भारत में किस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद को स्वीकार किया गया था, यानी जब देश आजाद हुआ था तब से राष्ट्रीय सुरक्षा ये सलाहकार का पद नहीं चल रहा है, बल्कि जब उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे स्वर्गीय श्री यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जो इनके समय के समयकाल में 1998 में पहली बार यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद को लाया गया था। तो ये भी आप लोग याद करिएगा कि भारत में इसका सृजन कब किया गया था, तो 1998 में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद का सृजन किया गया था, इसे स्वीकार किया गया था। हम लोगों से सवाल पूछा था राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण यानी प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री देखने को मिलेंगे। ये कब आया था, 2005 में देखने को मिलेगा। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में देखने को मिलेगी। हेडक्वार्टर हमें दिल्ली में देखने को मिलेगा। और होम मिनिस्टर जो आप सभी जानेंगे, जो हमें अमित शाह सर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के ए में क्या देखने को मिलेगा, यानी भारतीय दंड की जो संहिता की धारा 124 ए में हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। चार ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन है महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार। क्या हम लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, आप लोगों को जो देखने को दे रहा है। देखिएगा बल्कि हम लोग बात करेंगे कि आर्टिकल 198 में हमें देखने को मिलेगा महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार। हमें धाराओं में महिलाओं के विरुद्ध यहाँ पर विरुद्ध अत्याचार हमें सीआरपीसी की धारा, ये आर्टिकल नहीं है ये बल्कि धारा है। धारा 198 में हमें यहाँ पर यह प्रावधान देखने को मिलता है। और बल्कि जो हम लोगों से सवाल में ये पूछा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए में क्या देखने को मिलेगा, तो आप सभी याद रखिएगा यहाँ पर हमें राजद्रोह के बारे में जो देखने को मिलेगा। धारा 124 ए में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। एक मिनट, सवाल यदि आप लोगों को सवाल पूछ लेगा कि 124 ए में क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर राजद्रोह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और वहीं पर धारा आप लोग एक धारा याद कर लीजिएगा, धारा 498 का ए क्लॉज, इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो दहेज मांगने पर अपराध यहाँ पर घोषित किया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि दहेज मांगने पर, यानी डॉरी सिस्टम आप सभी जानेंगे, दहेज मांगने पर दहेज मांगना ही क्या होगा, अपराध के समान माना जाएगा। ये हमें सीआरपीसी की धारा 498 में यहाँ पर देखने को मिलता है। ये तीनों धाराएं आप लोगों को याद होना
चाहिएगा। हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे, यानी राजद्रोह हमें इस धारा में यहां पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें यहां पर क्या देखने को मिलेगा, जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, भारत का पहला मेडिकल सिटी या फिर इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित की गई है? कहां पर ये स्थापित की गई है? हरियाणा, पुणे, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो आप सभी जानेंगे इसे पुणे में स्थापित किया गया है। साल हमने गलत टाइपिंग हो गया हमसे, ये महाराष्ट्र के पुणे में। कहां पर? महाराष्ट्र के पुणे में। ये आपकी इंद्राणी, हमें इंद्राणी यहां पर एक मेडिकल सिटी यहां पर देखने को मिलेगी, यानी सवाल का जो बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग यहां पर जाएंगे। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, भारत से बाहर योग विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया? यानी पहले तो याद होना चाहिए भारत में पहला विश्वविद्यालय भारत में कब खोला गया था, यानी भारत का पहला योग विश्वविद्यालय, भारत का पहला योग विश्वविद्यालय कब खोला गया? तो आप सभी जानेंगे कि इसे 1964 में इसे खोला गया। कहां पर? मुंगेर। इसे कहां पर? उस समय बिहार में यहां पर इसे खोला गया था। ये भारत का पहला योग विश्वविद्यालय हमें देखने को मिलेगा। और यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा कि भारत के बाहर, तो भारत के बाहर लॉन्च या एजेंस में या फिर यूएसए में इसे भारत से बाहर खोला गया है। यानी प्रत्येक वर्ष योग वर्ष यानी योग डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आपका 21 जून को हम लोग योग दिवस यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और आपके रेलवे में इसी प्रकार के कहीं ना कहीं प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर देख रखा है, भारत में वर्तमान में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? यहाँ पर आप लोगों को 54 दे के रखा है, 55, 56 या 57। भारत में वर्तमान में टोटल टाइगर रिजर्व हमें कितने देखने को मिलते हैं? ठीक है, चार ऑप्शन आप लोगों को जो देखने को मिलेंगे, 54, यहाँ पर 55, 56 या 57 आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या रहेगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर? तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा, यहां पर जो आप लोगों का 54वां कहां पर देखने को मिलेगा? तो धौलापुर कोसली राजस्थान हमें देखने को मिलेगा। धौलापुर कोसली राजस्थान में यहां पर देखने को मिलेगा। वहीं पर 55वां हमें कौन सा देखने को मिलेगा? तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व हमें मध्य प्रदेश में यहां पर देखने को मिलेगा। और वहीं पर आप सभी को याद होना चाहिएगा कि पहला टाइगर रिजर्व कौन सा होगा? पहला टाइगर रिजर्व तो जिम कार्बेट हमें भारत का पहला टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। और वहीं पर जब बात करेगी सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भारत में कौन सा देखने को मिलेगा? तो नाम याद रखिएगा कि नागार्जुन जो सागर हमें टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन टाइगर, ये जो सागर टाइगर रिजर्व है, ये हमें आप लोगों के तेलंगाना राज्य की सीमा पर, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की सीमा पर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये याद होना चाहिएगा। वहीं पर बात करेंगे कि भारत में ये आप लोगों के बाघ संरक्षण यानी टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हमें कब देखने को मिली? यानी बाघ संरक्षण की हमें शुरुआत कब देखने को मिली? तो आप सभी को याद होना चाहिएगा कि 1973 में भारत में बाघ संरक्षण प्रोजेक्ट क्या हो चुका था? प्रारंभ हो चुका था, हम लोगों को देखने को मिला। और वहीं पर बात करेंगे कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक टाइगर हमें देखने को मिलते हैं? तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि सर्वाधिक टाइगर हमें भारत में सर्वाधिक जो टाइगर रिजर्व जो हमें देखने को मिलेंगे हमारे मध्य प्रदेश में। अब हमें टोटल 7 टाइगर रिजर्व यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और वहीं पर जो मध्य प्रदेश का एक यहाँ पर कौन सा बांधवगढ़ टाइगर, बांधवगढ़ एक बाघ अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। बाघ अभ्यारण्य हम लोगों को देखने को मिलेगा।
आप लोगों को याद होना चाहिए ये जो आप लोगों का अभ्यारण्य देखने को मिलेगा इसका नाम है बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य। ये हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पर घनत्व के हिसाब से सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व या टाइगर हमें देखने को मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ये आप लोगों को हमें यहाँ का एक्चुअली डाटा देखने को मिलेगा। प्रत्येक 8 km की दूरी पर एक बाघ हमें यहीं पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये भी आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो कितने टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलेंगे? 55 टाइगर रिजर्व वर्तमान भारत में हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, भारत में वर्तमान में टोटल बाघ अभ्यारण्य है तो आप सभी जानेंगे कि वर्तमान में 55 हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यदि सवाल ये पूछा है कि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक किस राज्य में देखने को मिलेंगे, तो 11 हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। और राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां पर दोस्तों? यदि सवाल पूछेगा कि राष्ट्रीय अभ्यारण्य सर्वाधिक किस राज्य में देखने को मिलेंगे, तो हमें राज्य में नहीं बल्कि यूटी में, हमें हमारे अंडमान निकोबार, कहां पर हमारे अंडमान निकोबार में हमें सर्वाधिक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो टोटल कितने देखने को मिलेंगे? 96 यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेंगे? बाघ अभ्यारण्य टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी राष्ट्रीय अभ्यारण्य हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन सवाल पूछा है कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपके मध्य प्रदेश में हमें सर्वाधिक यहाँ पर 11 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे। चलिएगा, 55 हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर? अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेंगे, तो आपके अंडमान ये निकोबार में 96 आप लोगों को वन्य जीव आपके अभ्यारण्य हम लोगों को यहाँ ये अभ्यारण्य हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ आप लोग ये भी याद करिएगा, एक मिनट, आप लोगों को इसी के साथ ये भी याद होना चाहिए, सवाल पूछ लेगा कि सेकंड नंबर पर कहां पर देखने को मिलेंगे, तो हमें महाराष्ट्र में, कहां पर? महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। और आपके टोटल 48 हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। चलिएगा, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये चीजें। और जो भी हमारा छोटा या बड़ा भाई चैनल पे पहली बार आया होगा, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो हमें यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में खुले बाजार की क्रियाएं किसके द्वारा संपन्न की जाती हैं? तो खुले बाजार की यानी आप लोगों का ओपन मार्केट जो होता है, खुले बाजार की क्रियाएं किसके द्वारा यहाँ पर संपन्न की जाती है? 4 ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, वित्त मंत्रालय, सेबी या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की बात कर रहा है या एलआईसी की बात कर रहा है। भारत में खुले बाजार की क्रियाएं किसके द्वारा देखने को मिलेगी? फर्स्ट ऑप्शन आपका वित्त मंत्रालय, नहीं, बिल्कुल वित्त मंत्रालय के द्वारा हमें देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का देके रखा है यहाँ पर शायद सेबी। तो सेबी आप सभी जानते हैं शेयर मार्केट पर नियंत्रण का जो काम है वो सेबी का काम देखने को मिलेगा। और सेबी की स्थापना पूछेगा कि सेबी की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपके 1998 में सेबी की स्थापना देखने को मिली। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है सेबी की, तो आप सभी को याद होना चाहिएगा, माधुरी बूच। कौन चुनी गई है? माधुरी जो बूच हैं, ये सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, और वहीं पर जब बात करेगा रिजर्व, यहाँ पे यानी ऑप्शन नंबर डी हमें देखने को मिलेगा, एलआईसी। भारत में यहाँ का एलआईसी का प्रावधान कहाँ जो कब आया था, तो 1956 में हमें देखने को मिला। लेकिन ये जो सेबी, देखो सेबी के बारे में, तो ये शेयर मार्केट पर नियंत्रण करने का काम होता है, शेयर बाजार पर इसी सेबी का नियंत्रण हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन खुले बाजार की क्रियाएं किसके द्वारा संपन्न की जाती है, तो आप सभी को याद रखना पड़ेगा कि भारत में खुले बाजार की जो यहाँ पर ये जो क्रियाएं होती है, ये हमें आरबीआई द्वारा देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे सवाल का करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन जब बात भारत में आरबीआई की होगी, आरबीआई की देखने को मिलेगी,
तो हमें एक आप लोगों का आरबीआई एक्ट हमें 1934 हमें देखने को मिलेगा, पहले एक्ट आएगा जिसके द्वारा आरबीआई की स्थापना होगी। और यदि सवाल पूछेगा कि क्या आरबीआई की जो हमें यहाँ पर स्थापना कब देखने को मिली, तो 1 अप्रैल, कौन सी डेट को, 1 अप्रैल। और आपके 1935 में हमें क्या देखने को मिली थी, आरबीआई की स्थापना देखने को मिली। लेकिन आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, इसका राष्ट्रीयकरण कब देखने को मिलेगा, तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है यह हमें राष्ट्रीयकरण 1949 में हमें यहाँ पर देखने को मिला। एटलीस्ट इतना याद होना चाहिएगा। और यदि कोई व्यक्ति के द्वारा जिसके पास यानी हमारे भारत में अधिकतम धनराशि देखने को मिलेगी, यदि उस व्यक्ति के द्वारा कोई इसी प्रकार का बैंक ओपन किया जाता है, चाहे वो छोटी बैंक हो या बड़ी बैंक, यदि उसके द्वारा खोली जाती है, और यदि यानी ये मान लीजिएगा कि नवीनतम प्रकार की यदि किसी व्यक्ति को अगर बैंक ओपन करना है संपूर्ण भारतवर्ष में, तो उस व्यक्ति को बैंक ओपन करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। और बैंक ओपन करने का जो लाइसेंस प्रदान किया जाता है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, तो जवाब होगा आरबीआई के द्वारा यहाँ पर प्रदान किया जाता है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखने को मिलेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों का क्रम सही है। तो हमें ये पता होता है कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, सबसे ज्यादा कहाँ पर है, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ है, या क्षेत्रफल में सबसे कम कौन सा है। तो लेकिन हम लोगों से पूछा है कि न्यूनतम से हम लोगों को इनको बढ़ते हुए क्रम में कौन से 3 देखने को मिलेंगे। देखो सबसे कम तो हमें देखने को कौन सा मिलेगा, सबसे कम तो हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों का सिक्किम देखने को मिला। तो सभी में सिक्किम हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन सिक्किम, मिजोरम, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर या सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम हमें देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा सबसे कम हमें सिक्किम, सिक्किम के बाद मिजोरम का नंबर आएगा, और मिजोरम के बाद हमें अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब देखने को मिलेगा, सिक्किम, मिजोरम और आपके अरुणाचल प्रदेश। ये हमें संपूर्ण भारतवर्ष के सबसे कम हमें आप लोगों के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी, यानी हमारे ही प्यारे भारत में किस गवर्नर के द्वारा, और कौन सा गवर्नर था, वो पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी यहाँ पर शुरुआत की गई थी। यानी उसी के द्वारा हिंद महासागर में सबसे पहली बार नियंत्रण रखने का प्रयास किया था। तो नो डाउट आप सभी जानेंगे, जिसका नाम हमें देखने को मिलेगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन सा देखने को मिलेगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए सही, बिल्कुल सही हमें देखने को मिलेगा। आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि कौन सा पुर्तगाली व्यक्ति सबसे पहले भारत में आया था। तो आप सभी जानेंगे एटलीस्ट 20 मई और 1498 को, ये डेट आप लोग याद कर लीजिएगा कि यहाँ पर 20 मई 1498 को सबसे पहले भारत में वास्को डी गामा आएगा। कौन आएगा, वास्को डी गामा का प्रवेश, यह एक पुर्तगाली व्यक्ति था जिसने भारत में प्रवेश किया था। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को याद ये रखना है, देखिएगा याद आप लोगों को ये रखना है कि पहला गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर हमें यहाँ पर कौन देखने को मिलेगा, तो जवाब होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये हमें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये व्यक्ति देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, ये पहली बात तो ये पहला गवर्नर हुआ करता था पुर्तगालियों का, और इसी ने भारत में सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी शुरुआत की थी। ब्लू वाटर जो पॉलिसी थी यही व्यक्ति भारत में पहली बार लेकर आया था। आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर पूछेगा भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो जवाब होगा यही, या आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यल्बू जो कर्क था, यह भारत में दूसरा आप लोगों का पुर्तगाली गवर्नर देखने को मिलेगा। ये सेकेंड टाइम भारत में आया था, और जैसा माना जाता है कि यह पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक देखने को मिलेगा।
वास्तविक संस्थापक देखने को मिलेगा। और यही वो गवर्नर हुआ करता था जिसने भारत में रहकर, आप सभी जानेंगे कि मेल मिलाप की नीति अपनाई। कौन सी? मेल मिलाप की नीति। मेल मिलाप की जो पॉलिसी स्टार्टिंग किया था वो इसी ने किया, और यही ने आदिल शाह से किया था। उस समय जो बीजापुर का शासक आदिल शाह हुआ करता था, उसी आदिल शाह से 1510 में इसने गोवा को जीता। ये इसके बारे में याद होना चाहिएगा। और तीसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन आएगा? तो तीसरा पुर्तगाली जी आपका गवर्नर नीनो डी कुना हमें पूरे भारतवर्ष में देखने को मिला। नीनो डी ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जब ये देखने को मिला तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि इसने क्या किया था। तो इसने कोचीन, जो पहले कैपिटल पुर्तगालियों की कोची, तो कोचिन से गोवा को इसने क्या किया था? पहली बात तो राजधानी यहाँ पर शिफ्ट किया था। तो ये इन पुर्तगाली गवर्नर के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिएगा। हम लोगों से जो सवाल पूछा था, एक पूछा था कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लागू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा भारत में सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी की प्रारंभ हुई थी। अब देखिएगा बार्थोलोम्यू दियाज, ये बार्थोलोम्यू दियाज हमें कौन देखने को मिलेगा? देखो सबसे पहले भारत में कौन सा पुर्तगाली व्यक्ति आया? तो जवाब होगा वास्को डी गामा का भारत में 20 मई और 1498 में भारत में आगमन होता है। लेकिन भारत में आने का यदि सबसे पहले यदि किसी पुर्तगाली यात्री ने यदि भारत में आने का प्रयास किया था तो वो था बार्थोलोम्यू। ये जो बार्थोलोम्यू दियाज था, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यही वो जो एटलीस्ट जो पुर्तगाली व्यक्ति हुआ करता था जिसने भारत में आने का प्रयास किया, लेकिन ये अपने मार्ग से भटक गया था। ठीक है, तो ये भारत में नहीं आ सका। लेकिन फिर भारत में कौन आया था? फिर भारत में 20 मई 1498 में वास्को डी गामा यहाँ पर भारत में प्रवेश कर रहा है। और यह वास्को डी गामा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसने भारत की खोज की थी। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसे भारत के इतिहासकारों के द्वारा बतलाया जाता है, बल्कि यह पूर्णतः मूर्खता पूर्वक बात कही जाती है। क्योंकि आप समझ सकते हैं क्या भारत की खोज की जाएगी? बल्कि नहीं, ऐसा लिखना चाहिए था कि इसने भारत के समुद्र तट की खोज की थी। ठीक है, कि भारत में एक समुद्र तट भी हुआ करता था, कालीकट के, केरल के कालीकट के पास हमें आया था। केरल में एक हमें कालीकट क्षेत्र देखने को मिलेगा, उसी कालीकट में यह भारत में आया था सबसे पहले। ठीक है, भारत में आने का प्रयास सबसे पहले कोलंबस के द्वारा 1492 में किया जा रहा था। लेकिन कोलंबस भी जो अपने मार्ग से भटक जाता है, लेकिन कोलंबस भी 1498 में कहां पर पहुंच जाएगा? ये 1492 में ये व्यक्ति भी नॉर्थ अमेरिका पहुंच गया। कहां पर? नॉर्थ अमेरिका पहुंच गया। लेकिन इसी कोलंबस ने सबसे पहले भारत आने का प्रयास किया था, लेकिन ये भी अपने मार्ग से भटकता है। और ये कहां पर पहुंच गया? ये जो कोलंबस नामक यात्री था, यह कोलंबस भी आप सभी जानेंगे, यह आप लोगों के यूएसए पहुंच गया। और इसने वहां के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा। क्या कहा? रेड इंडियन कहा। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम साक्षरता वाले राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम बताना है। यानी सबसे कम हमें साक्षरता किस राज्य की देखने को मिलेगी? नो डाउट, यदि इसमें बिहार है तो सबसे पहले बिहार पे चुनेंगे। देखिएगा बिहार हमें एक में ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिहार के बाद हमें यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में राजस्थान देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। इतना याद होना चाहिएगा। और वहीं पर पुरुष, यहाँ पर राजस्थान के साथ क्या दिक्कत है? पुरुष और महिलाओं की साक्षरता में जो सर्वाधिक अंतर देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो सर्वाधिक अंतर हम लोगों को देखने को मिलेगा वो हमें इन दोनों की साक्षरता में देखने को मिलेगा। यानी आप लोगों को सवाल पूछ लिया किस राज्य में महिला और पुरुषों दोनों की साक्षरता का सर्वाधिक डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो फिर वो हमारा प्यारा राजस्थान यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, परिसीमन आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किसमें देखने को मिलेगा? और कौन सा परिसीमन आयोग का हमें देखने को
यानी ये मिलता है कि यानी परिसीमन वास्तव में है क्या, क्या साक्षरता और कौशल निर्वाचन सीमा पुनः ये निर्धारण महिला न्यायालय या पुलिस प्रशासन। आप सभी जानेंगे जब जब भी हमें हमारे लोकसभा हो गया या लोकसभा के बाद में राज्यसभा या विधान परिषद या विधानसभा, यदि किसी की यदि इन सीटों को यदि बढ़ाना होगा या घटाना होगा तो भारत में विशेष प्रावधान किया गया कि सबसे पहले यदि सीटों को बढ़ाना या घटाना है तो सबसे पहले परिसीमन आयोग की स्थापना पूरे भारतवर्ष में की जाएगी। तो यही परिसीमन आयोग आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी से संबंधित होता हुआ देखने को मिलेगा, यानी निर्वाचन और सीमा का निर्धारण इसी के द्वारा किया जाएगा। यानी भारतीय पार्लियामेंट होगी, जो राज्य का विधानमंडल होगा और वहां पर केंद्र में संसद होगी, इनकी क्या सीटें कब तक बढ़ाई जाएगी और कहां कहां से नवीनतम सीटों का निर्माण किया जाता है, उसके लिए हमें फिर मैं बता रहा हूं कि परिसीमन आयोग की स्थापना की जाएगी। संपूर्ण भारतवर्ष में जो पहला परिसीमन आयोग बना था, यानी पहला परिसीमन जो आयोग यहाँ पर बना था वो कब बना था, वो हमें 1952 में देखने को यहाँ पर मिलता है। और अभी हाल ही में अंतिम रूप से जो हमें जो देखने को मिला था एक 2002 में एक परिसीमन आयोग जो यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, जिसमें प्रावधान किया गया था कि 84 वाला संविधानिक संशोधन और 2002 के माध्यम से हम लोगों ने क्या प्रावधान किया गया, यानी हमारी लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद की सीटें हम लोग कब तक नहीं बढ़ाएंगे, तो 2026 तक हम लोग नहीं बढ़ाएंगे। अब 2026 आएगा, फिर से एक परिसीमन आएगा, यह समीक्षा करेगा, ये बैठक करेगा क्या भारत में वास्तव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद की सीटों को बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं। ठीक है, ये पेश करता है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा हमारे सवाल का बिल्कुल राइट है, उससे देखने को मिलेगा। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किस वर्ष यहाँ पर सीवी और ये रमन साहब को आप सभी जानेंगे कि भौतिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पहला पुरस्कार माना जाता है। तो इन्हें 1930 में यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा कि चंद्र ग्रहण कब होता है। हमें यहाँ पर सवाल देखने को मिलेगा कि चंद्र ग्रहण कब होगा, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, और या जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। देखिएगा यह है प्यारा सूर्य, हमें सूर्य देखने को मिलेगा, और जब बात चंद्र ग्रहण की आएगी तो ये हमें यहाँ पर आप लोगों का चंद्रमा हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ में यहाँ पर सेंटर में हमें हमारी प्यारी पृथ्वी देखने को मिलेगी। जब इसी चंद्रमा और इसी सूर्य के बीच में जब हमारी पृथ्वी आ जाती है तो हमें चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जब यहाँ पर सूर्य यहाँ पर सूर्य होगा, यहाँ पर हमें आप लोगों का यहाँ पर हमें आपकी पृथ्वी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर जब हमें चंद्रमा देखने को मिलेगा, तो जब हम लोग बोल सकते हैं कि इस परिस्थिति में जो होगा वो हमें सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। लेकिन जब पृथ्वी जो होगी जब पृथ्वी और इस सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा की एक परत होती है जिसे हम लोग प्रकाश मंडल बोलते हैं। उसी प्रकाश मंडल को हम हमारी नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो सूर्य के अंदर में हमें कुल 6 परतें देखने को मिलेगी, लेकिन उन 6 परतों में से केवल प्रकाश मंडल को ही नग्न आंखों से देखा जा सकता है, क्योंकि उसी का तापमान हमें लगभग आपका 5000 डिग्री सेल्सियस से तो 6000 डिग्री सेल्सियस तक उसी प्रकाश मंडल का हमें तापमान देखने को मिलेगा। सबसे कम तापमान यदि आप लोगों से पूछेगा सूर्य की कौन सी परत का होगा, तो जवाब होगा प्रकाश मंडल का। उसी प्रकाश मंडल को पूर्णतः चंद्रमा यहाँ पर ढक लेता है, इसी कारण हमें सूर्य ग्रहण यहाँ पर और चंद्र ग्रहण इस परिस्थिति में हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिएगा, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया। और नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा यापा इमोयुनी, देखिएगा, और यापा इरतपा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो आप सभी जानेंगे कि इस महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, यानी मणिपुर में इसका आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा कि सितार वादक, एक बड़े ही फेमस सितार वादक देके रखे हैं, सितार
वादक है। सितार वादक निम्नलिखित में से कौन पंडित रवि शंकर जी के गुरु थे? तो पंडित रविशंकर जी के गुरु कौन माने जाते हैं? आप सभी इस बात को जानते हैं कि पंडित रविशंकर जी के गुरु कौन माने जाते हैं, और पंडित रविशंकर जी सरोज से मुख्यतः संबंधित होते हुए में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि आपके उस्ताद अलाउद्दीन खान, ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलता है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, ठीक है, ये याद होना चाहिएगा। और वहीं पर जब हम बात करेंगे पंडित रविशंकर जी के बारे में, मैं आप लोगों को पहले भी आप लोगों को जो समझा चुका हूं। यहाँ पर इन्हें 1962 में एक संगीत नाटक अकादमी दिया गया था। आप लोगों को याद होना चाहिएगा, संगीत नाटक अकादमी इन्हें दिया जाता है। इसके बाद में इन्हें 1992 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, और इन्हें 1999 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार इन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। कौन सा रत्न? भारत रत्न यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों को ये जवाब देना है कि इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, यानी पंडित रविशंकर जी को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय दिवस के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? गंगा सागर मेला, कोणार्क उत्सव, हम्पी महोत्सव या पुष्कर मेला। आप सभी जानेंगे ये जो पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है, ये राजस्थान का अजमेर जिला, कौन सा? राजस्थान का अजमेर जिले में हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमें मुख्यतः आप लोगों का ऊंटों का मेला देखने को मिलेगा, और यह हमें विश्व की सबसे बड़ी हमें यहीं पर मूंछों की प्रतियोगिता यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। हम्पी महोत्सव, बिल्कुल बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि विजय उत्सव, ये हम्पी उत्सव हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आपके उड़ीसा राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, और वहीं पर आपके उड़ीसा राज्य में आप लोगों का नुआखाई, कौन सा? नुआखाई हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यहीं पर हम लोग धनु यात्रा कौन मनाते हैं? धनु यात्रा, और यहीं पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसका नाम है बाली यात्रा। ये सब यहीं पर मनाया जाता है। यहीं पर आप सभी जानेंगे कि मिट्टी उत्सव, कौन सा उत्सव? मिट्टी उत्सव, यहीं पर त्योहार मनाया जाएगा। और कोणार्क उत्सव, कौन सा उत्सव? कोणार्क जो उत्सव है, कोणार्क उत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1986 में कोणार्क डे यानी कोणार्क फेस्टिवल हम सभी उड़ीसा राज्य में यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और गंगा सागर मेला, यदि आप लोगों की परीक्षा में आए कि बताइए पश्चिम बंगाल का सबसे बड़े मेले का नाम बताइए, तो याद रखिएगा गंगा सागर मेला ही पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला देखने को मिलेगा। गंगा सागर मेला हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, और यही हमें सबसे बड़ा, पूरे पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला यदि पूछा जाएगा तो यही हमें देखने को मिलेगा। चलेगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। बिल्कुल भी देर नहीं करना है। निम्नलिखित में से लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी जानेंगे लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है। मदुरई, भुवनेश्वर, उज्जैन या कनारक। तो हमें भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में हमें यह देखने को मिलेगा। सवाल पूछेगा किसने बनाया था, तो ययाति केसरी। किसने बनाया था? ययाति केसरी नामक शासक ने इसे बिल्डअप किया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलेगा, बिगर किसी देरी से बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। देखने को मिलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा हम्पी के खंडरों पर प्रकाश डाला गया था, यानी हम्पी के अवशेष आप सभी जानेंगे कि इन पर प्रकाश डाला गया था। कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जेम्स प्रिंसेप, सम्राट अशोक या विलियम जोन्स। आप सभी जानेंगे जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले सम्राट अशोक के जो शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। 1837 में इन्होंने सबसे पहले रीडिंग किया था। इसके बाद में कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ये आपका ब्रिटिश अधिकारी होता था कि जिसने हम्पी के
यानी हम्पी के अवशेषों पर सबसे पहले भारतवर्ष में यहाँ पर प्रकाश डाला था। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही जवाब देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, फरवरी 2024 में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया? यानी हमारे अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय के लिए रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया? राइना बर्नाबी, क्रिस्टीना कोच, विक्टर ग्लोवर या ओलेग कोनोनेंको? तो यह ऑप्शन नंबर डी होगा। ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय का रहने का, बिताने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद कब आया? आप लोगों को सवाल पूछा है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया था? अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि भारत में हमें 1998, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। और यहीं पर याद होना चाहिएगा कि पहले हमें आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय यहाँ पर सुरक्षा सलाहकार कौन बने थे? तो ब्रजेश मिश्रा। कौन बनाए गए? ब्रजेश मिश्रा यहाँ पर बनाए जाते हैं। और वहीं पर यहाँ पर वर्तमान में कौन है? आप जानेंगे कि अजीत डोभाल साहब यहाँ पर अभी वर्तमान में हमें सलाहकार देखने को मिलेंगे। तो 1998 में इस पद का सृजन भारत में किया गया था। चलिएगा 22 क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस प्रतिवर्ष किस डे को मनाते हैं? तो हथकरघा दिवस आप सभी जानेंगे कि 7 अगस्त, कब? 7 अगस्त को हम लोग हथकरघा दिवस यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। और 7 अगस्त को ही आप सभी जानेंगे, 7 अगस्त को ही यहाँ पर भाला फेंक, कौन सा डे? भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस इसी दिन यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। और वहीं पर 6 अगस्त को आप लोग याद करिएगा कि 6 अगस्त को परमाणु विरोधी डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। 9 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस यहाँ पर याद करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके बाद में हमें 12 अगस्त, कौन सा? 12 अगस्त को हमें क्या देखने को मिलेगा? तो विश्व युवा दिवस। हमें विश्व युवा दिवस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम देखने को मिलेगा। कुछ भी हो जाए, इस तरीके से जीएस को पढ़िएगा कि अब की बार रेलवे पार का उद्घोष आप सभी के माध्यम से इस बार होना चाहिएगा। कुछ भी हो, हमारा फिर से मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, किसी की बात पर ध्यान नहीं देना है। देखिएगा मैथ्स और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट है जो माना जा सकता है कि आपको नंबर तो दोनों ही सब्जेक्ट आप लोगों को दिलाएंगे, लेकिन यदि कोई सब्जेक्ट है जो आप लोगों को मेरिट दिलवाएगा, जो आपके सपने पूरे करने में जो आपको सहायता करेगा, वो आप लोगों का जीएस है। जीएस में आप जितने अच्छे नंबर लेके आएंगे, मान लीजिएगा परीक्षा में उतने ही मेरिट में, परीक्षा परिणाम में, उसी पीडीएफ में आपका नाम पहले पायदान पर रहने वाला है। और उसी शीट में आप चाहेंगे कि आप सभी का नंबर पहले स्थान पे आए, तो जीएस आपको रगड़ना पड़ेगा, अच्छे तरीके से हमारे साथ पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब आप देखेंगे कि हम लोगों ने कंप्लीट पार सीरीज के माध्यम से हमने 40 से 45 क्लास को जब हम लोग पूरा कर लेंगे, आप लोगों को लगेगा हाँ नहीं, अब हमारा रेलवे में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिएगा, ये मेरा आप सभी से वादा है, ठीक है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष यहाँ पर किया गया था? वर्ल्ड वाइड वेब, तो आप सभी जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार हमें कब देखने को मिलेगा? तो 1975 में। वहीं पर आप लोगों की एप्पल कंपनी की स्थापना कब देखने को मिलेगी? 1976 में। वर्ल्ड वाइड वेब हमें 1989 में देखने को मिली। हमें गूगल कब देखने को मिला? तो यह हमें 1998 में गूगल देखने को मिलेगा। इसके बाद में, गूगल के बाद में आप लोग याद करिएगा, आपकी अमेजन कंपनी कब देखने को मिली है? ये आपकी अमेजन कंपनी 1994 में। फिर इसी के बाद में आपकी फेसबुक कब देखने को मिली थी? तो फेसबुक 2004 में हमें देखने को मिली। और आपकी यूट्यूब कब देखने को मिली? तो यूट्यूब हमें 2005 में यहाँ पर देखने को मिलेगी।
हम लोगों से वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पूछा था। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। एटलीस्ट इतना तो आप लोगों को यहाँ पर सोशल साइट आप सबको ये बताना है कि आपका प्रिय व्हाट्सएप और आपका सबसे अति प्रिय फिर आपका या आपका इंस्टाग्राम की शुरुआत हमें किस वर्ष यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा और जो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से केरल का एक पारंपरिक रंगमंच कौन सा है जहां 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है। और कौन सा एक रंगमंच है या रंगमंच के रूप में एक लोक नृत्य वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। आप सभी जानते हैं यदि क्लासिकल डांस की बात होगी तो कथकली और मोहिनीअट्टम दो ही हमें क्लासिकल डांस के रूप में केरल में देखने को मिलेंगे, लेकिन 8 दिनों में 8 प्रकार का जो रंगमंच देखने को मिलेगा वो हमें कृष्णमंटम ऑप्शन नंबर सी में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। माच जो लोक नृत्य है ये कहां पर किया जाएगा, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में। यक्षगान आप देखेंगे हमें कर्नाटक में देखने को मिलेगा। और थेरुकुशु 100% याद कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, हमें तमिलनाडु में कहां पर देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में हमें यहां पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न में है कि राउच नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी एक यहाँ पर आप लोगों का एक नृत्य है, कौन सा, राउच नाचा। देखिए राउच नाचा आप लोग याद करिएगा, सेला, सेला के बाद में यहाँ पर थेली आप लोग याद करिएगा, वहीं पर पंडवानी, कौन सा, पंडवानी, पंडवानी के बाद में एक छेर छेरा, कौन सा, छेर छेरा के बाद आप याद करिएगा कर्मा। ये प्रमुख रूप से हमें आपके छत्तीसगढ़ के आदिवासी नृत्य देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारे यानी राउच नाचा जो मुख्य तौर पर किया जाता है यह मुख्य रूप से भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाएगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, शायद कल की क्लास का ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। तो कौन यहाँ पर शामिल नहीं होंगे, भारत के राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल का प्रावधान है आप सभी जानेंगे कि आर्टिकल क्रमांक 54 में हमें क्या देखने को मिलेगा, आपका निर्वाचन मंडल, कौन सा, निर्वाचन मंडल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोगों को याद होना चाहिएगा उसके अंदर कौन कौन से मेंबर भाग नहीं लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल, यानी हमारी पार्लियामेंट के राज्यसभा, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, इन दोनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, नो डाउट। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे लेकिन निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। सेकंड, राज्यों की सभी विधान परिषदों के सदस्य नहीं, ये यहाँ पर गलत होगा, बल्कि जो राज्य होगी राज्य की विधान सभाओं के सदस्य और वो भी केवल निर्वाचित सदस्य यहाँ पर भाग लेंगे, गलत होगा। इसके बाद में दिल्ली और पुदुचेरी क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल, ये भी हमें देखने को मिलेगा। जब भारत में 70वां संविधान संशोधन किया गया, 70वां संविधान संशोधन 1992 में यह प्रावधान किया गया कि अब से दिल्ली और पुदुचेरी है, इन दोनों यूटी के जितने भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल, राज्य की विधानसभाओं में यहाँ पर लिखा है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल, ये भी यहाँ पर भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड ही क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा। हम लोगों से पूछेगा कौन सा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर नहीं होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से किस त्योहार को ग्रामीण ओलंपिक भी कहा जाता है। तो ये ग्रामीण या आपको ओलंपिक कहा जाता है ओणम। ओणम त्योहार आप सभी जानेंगे आपके केरल में मनाया जाता है और इसे 10 दिनों तक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। याद होना चाहिएगा ड्री उत्सव, ड्री उत्सव आपके प्यारे जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिएगा पुष्कर मेला हम राजस्थान में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन किला रायचूर खेल महोत्सव 1933 में यह खेल खेलने की परंपरा हुई और इसी यह किस राज्य में किया जाएगा, तो हमें पंजाब में, कहां पर, पंजाब में देखने को मिलेगा। इसी को ही ग्रामीण ओलंपिक भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर।
और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, निम्न में किस कलाकार का संबंध मणिपुर से है, सॉरी मणिपुरी यानी मणिपुरी क्लासिकल डांस से किस यहाँ पर हमें कलाकार का संबंध देखने को मिलेगा, रुक्मणी देवी, गुरु विपिन सिंह, या यहाँ पर सोनल मानसिंह या रीता गांगुली। आप सभी जानेंगे गुरु विपिन सिंह। और गुरु विपिन सिंह किसके गुरु हैं, ये मणिपुरी क्लासिकल डांस है जो कि मणिपुर का मुख्य रूप से यहाँ पर इसी डांस को किया जाता है। और झावरी बहने, मैं आप लोगों को मैंने आप लोगों को समझाया है कि मैं आप लोग क्लासिकल डांस एक क्लास लेके आऊंगा, संपूर्ण रूप से आप लोगों को पूरा जीएस के साथ थ्योरी, आपके कॉन्सेप्ट, आपके एमसीक्यू उस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर केवल मणिपुर से संबंधित था, मणिपुर में गुरु विपिन सिंह और झावरी बहनें भी झावरी बहनों के गुरु यहाँ पर गुरु ये विपिन सिंह यहाँ पर माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्योंकि यही मणिपुर से संबंधित है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, झारखंड का पाइका उत्सव आमतौर पर जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित या आपके अतिथियों के स्वागत किया धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा के दौरान किया जाएगा। तो कौन सी जनजाति के द्वारा, संधाल, मुंडा, आरो या भूमिज। तो आप सभी जानेंगे कि ओराव जनजाति के द्वारा यह पाइका नृत्य सेलिब्रेट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। और दोस्तों मैं बढ़ूंगा आज की क्लास के पहले प्रश्न पर, लेकिन हाँ फिर से बोलूंगा, यदि कोई हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यह क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्त लोगों के साथ केवल शेयर जरूर करिएगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और ये सवाल होमवर्क में रहेगा। आप 30 सवालों की श्रृंखला हमारी समाप्त होती है। फिर या आपके उद्योग नीति 1956 की या आपके अनुसूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया है। 4 ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 16, 176, 10 या 12। इस सवाल का आप सभी को मुझे जवाब देना है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।